नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, कैसे उनको समझा जाता है, उसकी जानकारी दूंगा। मैं स्पेशल टीचर सुकेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार चुंगी हाँसी से, ब्लॉक फर्स्ट से हूँ। और आज मैं विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे जो हमारे वीआई बच्चे होते हैं उनके बारे में आप सभी को, हिंदी व्याकरण के बारे में आप सभी को बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और क्यों उनकी आवश्यकता पड़ती है। हिंदी जो भाषा है उसके क्या रूप हैं, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कितने तरह की होती है और हमारे संविधान में क्या उसका स्थान है और किस तरह उसका संशोधन करके किस अनुच्छेद के तहत कौन से दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है और कितनी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं, हमारी राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, कितनी हमारी भाषाओं को संविधान के तहत हमारे भारत देश में मान्यता मिली हुई है। इन सब के बारे में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा और आप उसको समझना उस चीज़ को। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी भाषा है वो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। अब मैं बताता हूँ भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा मानव जिस साधन या माध्यम की सहायता से अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करता है, दूसरे तक पहुंचाता है, अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने विचारों और भाषा, अपने विचार और भावों को जैसे व्यक्त करता है, वो आदान प्रदान करता है एक दूसरे से, उसको हम भाषा भी कह सकते हैं, उसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं। भाषा के मूल रूप से दो रूप हैं, दो तरह की भाषा होती है, जिसको हम लिखित भाषा भी कहते हैं और एक को हम मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर एक, मौखिक भाषा जो होती है, मौखिक भाषा का मतलब है मुंह से बोलना, अपने विचारों को सिर्फ बोलकर प्रकट करना, किसी दूसरे के सामने अपनी बात को रखना, अपने विचारों को बोलकर उसके सामने रखना, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो विचार हमारे मन के अंदर हैं, उन विचारों को हम बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उनको सुन लेता है और समझ लेता है, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसके दूसरी तरह क्या, दूसरा रूप क्या है भाषा का? लिखित रूप। जिन विचारों और भावों को हम बोलकर दूसरे तक पहुंचा रहे थे, उन्हीं विचारों को, उन ऐसे ही भावों को, ऐसे ही विचार, अपने ऐसे भावों को हम लिख करके प्रकट करते हैं, उसको लिखित रूप कहते हैं। दो रूप बताए थे मैंने आपको, मौखिक रूप और लिखित रूप। जो मौखिक रूप है वो अपने विचारों को सिर्फ बोलकर प्रकट करना है, उसको मौखिक रूप कहते हैं। और लिखित रूप का मतलब होता है विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करना, उसे हम लिखित रूप कहते हैं। मौखिक रूप एक भाषा का एक मूल रूप है। मौखिक रूप क्या है? एक सिर्फ मूल रूप है। लिखित रूप क्या है? वो लिखित रूप हमारे ज्ञान को स्थायी रखने के लिए जरूरी है। हम लिखित रूप को क्यों मानते हैं, ज़्यादा मान्यता क्यों है? क्योंकि किसी भी विचार या भावना या अपनी बात को हम लिख करके रख सकते हैं और वो ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है, हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन बोली हुई चीज़ को जल्दी से याद रखना या स्थायी रखना आगे तक के लिए मुश्किल होता है। इसलिए जो मौखिक रूप है वो भाषा का एक मूल रूप है, लेकिन जो लिखित रूप है वह स्थायी रखने के लिए जरूरी है। लिखित रूप स्थायी रखने के लिए जरूरी है। राज्य भाषा। राज्य भाषा संविधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत
संविधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ की राज्यसभा के राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, मान लिया गया था। कब माना गया था? संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा मान लिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे तक के लिए याद रखना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर को संविधान 343 अनुच्छेद के अंदर हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा मिला था। क्या मिला था? राज्य भाषा का दर्जा मिला था। उस राज्य भाषा का दर्जा जिस दिन मिला था उस दिन को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, वो है 14 सितंबर। नोट करना बच्चे। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को एक स्वीकृति मिली थी। वो कौन सी 22 भाषाएं हैं? संविधान के तहत जो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को एक स्वीकृति मिली हुई थी, जिनको एक तरह से राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, या मतलब एक राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते, तो 22 भाषा जो हमारे देश के अंदर हैं उनको एक स्वीकृति मिली थी संविधान के अंदर। वो सबसे पहली कौन सी है? हिंदी भाषा है। उसके बाद में संस्कृत है, उसके बाद पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, उर्दू भी है, उड़िया, असमिया है, बंगला है, मणिपुरी है, कोकनी है, नेपाली है, सिंधी है, कश्मीरी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है और जो है संथाली। ये जो है 22 भाषाएं हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इन 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, मिली थी। हमें इनकी आज़ादी हुई थी कि 22 भाषाएं को बोला जा सकता है। तो ये 22 भाषाएं जो जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल सिर्फ 14 भाषाएं ही संविधान के दायरे में आती थी। 14 भाषाओं को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें संविधान में संशोधन किया और वो संविधान का संशोधन 8 अन्य भाषाओं को भी जोड़ देता है। 14 भाषाएं पहले थी, इसमें 8 जो संविधान के तहत जो 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो 14 और 8 22। ये 22 भाषाएं हैं जिनको स्वीकृति मिली थी। उसके बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उनमें जो कुछ राज्य भाषाएं जहाँ पर राज्य भाषाएं बोली जाती हैं वो है हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वो मैं प्रदेश बता रहा हूँ। जैसे झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और अंडमान निकोबार है। इनमें हमें पूर्ण रूप से ज़्यादा हिंदी भाषा का यूज किया जाता है, हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में माना जाता है, सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में माना जाता है हिंदी को। वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाबी है, पंजाब में पंजाबी को माना जाता है और दूसरी भाषा को हिंदी माना गया है। राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है इसको द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। गुजरात में भी इस तरह से गुजराती बोली जाती है, उसके बाद में हिंदी भाषा को माना जाता है। इसके अलावा है महाराष्ट्र में भी हमें जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा, इसको द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी भाषा किस तरह से कहाँ से निकल के आई है और ये किन किन लिपि या जो भी इनमें से निकल के आई है वो लास्ट में जाके हिंदी भाषा बनी है। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ था उसके अंदर किस तरह से ये भाषा हमें हिंदी मिली। हमें शुरू में हिंदी नहीं थी, शुरू में थी ये संस्कृत के अंदर से बनी है, संस्कृत के अंदर से जो है निकली है और उसके बाद में पाली में गई है, पाली के बाद प्राकृत में गई है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश में गई है, फिर हिंदी व आधुनिक भारतीय भाषा जो हमारी आधुनिक भाषा हिंदी भाषा है उसके रूप में अब हमारे सामने बोली जाती है।
हाँ, मैं कहा था हिंदी क्षेत्र व बोलियाँ। भाई बोलियाँ क्या हैं, जो हमारे लोकल क्षेत्र में, या जैसे कहते हैं कि छोटे से क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, उसको स्थानीय भाषा बोला जाता है। वह जैसे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उन 5 उपभाषाओं का विवरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या होता है, खड़ी बोली, ब्रिज की बोली, हरियाणवी है, बुंदेलनी है, कन्नौजी है। इस तरह से ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंदर उपभाषाएं हैं। और इन उपभाषाओं में ये खड़ी बोली, ब्रिज की, हरियाणवी, ये हमारी खड़ी बोली, ब्रिज की बोली, या हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी, ये क्या है, हमारी लोकल भाषाएं हैं। दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी हिंदी। ये तो पश्चिमी हिंदी थी। पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। ये क्षेत्र के आधार पर बांटा हुआ है। 5 हमारी उपभाषाएं हैं, बताई थी आपको मैंने, वो क्षेत्र के हिसाब से पूरे देश में बांट रखी हैं। जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्व में क्या क्या बोला जाता है, अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और उसके बाद आता है राजस्थानी। राजस्थान में कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषा है, मेवाड़ की मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, और ढूंढारी बोली जाती है। पहाड़ की तरफ जैसे हिमाचल है, हिमाचल उत्तराखंड है, और ये अपना जो जम्मू कश्मीर साइड में है, इसमें इसकी तरफ क्या बोली जाती है, हिमाचल पहाड़ की तरफ जो है हिमाचली बोली जाती है, एक गढ़वाली बोली जाती है, एक कुमाऊनी बोली जाती है। ये पहाड़ की तरफ जो बोली जाती हैं। 5वें नंबर पर आता है बिहार। बिहार की तरफ कौन सी बोली जाती है, इसको हम बिहारी कहते हैं। बिहारी भाषा क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्षेत्रीय भाषा है, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मंगाली है, मंगई, मैथिली और भोजपुरी। ये जो भाषाएं हैं ये हमारी उपभाषाएं हैं क्षेत्र के हिसाब से, और इनको उन लोकल छोटे छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है, इनको बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताई थी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। उसके अंतर्गत ये छोटी छोटी भाषाएं टुकड़े टुकड़ों में बोली जाती हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जो लिपि हैं, भाषा व उनकी लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करना। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को, जो हम बोलने वाले, जो हम चीज़ बोलते हैं, जो हम अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं, उनको एक स्थायी रूप देने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी, इनकी एक लिपि है देवनागरी लिपि। क्या लिपि है, देवनागरी। देवनागरी लिपि के अंदर कौन कौन सी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, मराठी आती है, नेपाली और कोंकणी। ये भाषाएं जो हैं इसकी एक ही लिपि है, कौन सी है, वो देवनागरी। पंजाबी किस लिपि से निकली हुई है बच्चों, गुरुमुखी जो लिपि है उसके अंदर पंजाबी निकली हुई है। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच, ये जो भाषाएं, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये भाषाएं कौन सी लिपि में से निकली हुई हैं, रोमन लिपि में से लिखी हुई हैं। किस में से निकली हैं, रोमन। ये रोमन लिपि के अंदर आती हैं, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच। उसके बाद आती है फारसी लिपि। फारसी के अंदर कौन कौन सी है, उर्दू है, अरबी है और फारसी है। उर्दू, अरबी और फारसी, ये किस में से निकली हुई है, फारसी लिपि में से। उसके बाद क्या आता है बच्चों, भाषा और व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, भाषा के एक शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाली नियमों की व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। हम व्याकरण के तहत ही ये पता कर सकते हैं कि ये भाषा शुद्ध बोली गई हुई है या अशुद्ध बोली गई है। एक शुद्ध व अशुद्धता का एक परखने के लिए जिस पैमाने का यूज किया जाता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। इसको सीधी सी एक लैंग्वेज, सीधी सी परिभाषा बोल सकते हैं कि भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप को मापने के लिए या उसको ज्ञान करने के लिए वाले नियमों की व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण भाषा के इन नियमों को शिथिल करता है। व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा के जो नियम होते हैं उनको एक शिथिल करता है, उनको एक बिल्कुल शिथिल कर देना, उसके नियमों को लिख के अलग रख देना या उसको शिथिल कर देना, उसको एक व्याकरण कहते हैं। और इन नियमों को शिथिल होने के बाद भाषा का एक रूप जो मानक होता है वो मानक रूप निकल के बाहर आता है। उसी मानक रूप के कारण
भाषा में एक रूपता आती है। सब जगह की जो भाषा है, जो एक रूप, व्याकरण सही होगा, व्याकरण हमारे किसी भाषा का है तो वो एक रूपता आना एक स्वाभाविक हो जाता है। भाषा का मानक रूप के कारण ही भाषा में एक रूपता आती है। व्याकरण में हमें भाषा के इसी मानक रूप की जानकारी होती है। व्याकरण सीखने के बाद भाषा के प्रयोग में कम से कम अशुद्धि होती है। मैंने आपको बताया था कि व्याकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्याकरण के बगैर भाषा का शुद्ध रूप बोला जाना या उसका रह पाना मुश्किल ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी तक भाषा और व्याकरण के बारे में बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भाषा व्याकरण के कितने भाग हैं और उन हमारे उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। धन्यवाद।